जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। तो हम जल्दी से बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप बेल आइकन भी दबा लें। क्लियर। अब हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। वेलकम टू अजय सर क्लासेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, तो इसको अपन क्विज़ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। क्विज़ के माध्यम से क्या होगा कि आप रोज़ डेली के जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, तो बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएंगे। माना कि आपको 30-40 क्वेश्चन मैं रोज़ कराऊंगा 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर, तो आप बढ़िया से आराम से सीख जाएंगे बहुत। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें बिना स्किप किए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाक से लाइक कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़ेंगे आप। जनसंख्या के हिसाब से 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो जनसंख्या मतलब जनगणना 2011 में जब हुई थी, तो उस समय किस राज्य के अंदर महिला साक्षरता सबसे कम थी? तो ऑप्शन ए आपको क्लियर दिख रहा है, राजस्थान। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पूरे भारत में साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है, तो वो उत्तर होगा, ध्यान रखना आप, बिहार। सबसे ज़्यादा किस में है? तो केरल। मैं प्रयास किया हूं कि जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। आपने देखा भी होगा कि आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार का लगभग क्वेश्चन आता है, जैसा आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें प्लीज़। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? जो पंजाब के थे, तो ऑप्शन डी आपका मिल्खा सिंह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो हर्षवर्धन के समय जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हर्षवर्धन के ऊपर, जिसका नाम है हर्षचरित। तीनों क्वेश्चन हर बार आते ही रहते हैं। मालविकनी, अग्रतम, ऐसे ही बहुत सारी पुस्तक कालिदास ने लिखी हैं। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, यही पुस्तक कालिदास की, आप याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है प्रीवियस ईयर पेपर पर, तो हमने प्रयास किया आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप बस ध्यान से वीडियो को रोज़ देखें। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो ऑप्शन ए 11.8। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सुना करो, अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप नोट भी कर लिया करो क्वेश्चन को। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत लगा था? लगभग, तो 11.8। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्यौहार है? तो 12 साल में एक बार मनाया जाता है, ध्यान रखना। और ये कौन सा त्यौहार है? महामस्तकाभिषेक त्यौहार है। और ये किस धर्म का है? जैन धर्म का है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का त्यौहार है, और 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग होती है? तो ऑप्शन बी 1/10। अगर 1/10 अगर सदस्य होंगे तो सदन अपनी क्या करेगा, जो भी उसकी बैठक है ना वो स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि लोकसभा में 552 है टोटल, अगर मान लेते हैं कि उसका 1/10 अगर आ जाएं, तो 552 का 1/10 लगभग 55 होगा। 55 सदस्य आ जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे बैठक शुरू हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है कौशल भारत मिशन, तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। बहुत ही ईजी था, आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने भरतनाट्यम में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो आप उत्तर लगा देंगे फटाक से, तमिलनाडु का। कथकली केरल का, कथक उत्तर भारत का, लावड़ी महाराष्ट्र का। क्लियर हो गए होंगे आपको चारों। और नोट भी कर लेना, जिसको लगता है कि हम भूल सकते हैं तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग, और नोट करते रहा करो, जिससे नोट करने से क्या होता है, याद हो जाता है अच्छे से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 1 में। तो ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाए हैं, क्वेश्चन को तैयार किए हैं।
प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और जल्दी से हमारा वीडियो आप लाइक कर लें प्लीज़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड पर्सन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आप। और ऑप्शन ए की बात करें, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो RRR भी बोल देते हैं, राजा राम मोहन राय को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हरित क्रांति में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, तो MS स्वामीनाथन आपके सामने दिख ही रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर बात कही जाए कि भारत में तो MS स्वामीनाथन, लेकिन विश्व में कौन था? तो विश्व में आपका कौन सा आंसर होगा? विश्व के लिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तीसरा वाला, नॉर्मन बोरलॉग। कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और ये पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से क्रिएट होती हैं। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर, उपोष्णकटिबंधीय मतलब होता है सब ट्रॉपिकल, उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर ट्रॉपिकल जोन से उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 14। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 7 होता है और इसका डबल क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाता है। तो ऑप्शन आपका 14 बिल्कुल सही होगा, बी। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन का आपका क्या होगा परमाणु द्रव्यमान? तो ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर आपका हो जाएगा। आपसे ये भी पूछेगा तो चलिए बताइए कि कार्बन का क्या होगा? तो कार्बन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? कार्बन के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा 12। 12 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 12। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 हो गया। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। असम का सत्रीय नृत्य डैश से प्रेरित है? तो असम का सत्रीय नृत्य जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखेंगे। असम का सत्रीय नृत्य सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, आप ध्यान रखना। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, आपके सामने दिख ही रहा है विकल्प, ऑप्शन सी भक्ति आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण नहीं है, वो क्या है? बुखार, सॉरी है, जीवाणु से होने वाला वो क्या है? बुखार। हृदय रोग जैसा जीवाणु से नहीं होगा, फ्रैक्चर भी नहीं होगा, दिल का दौरा भी नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी अलग ही दिख रहा है कि बुखार एक जीवाणु संक्रमण का लक्षण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, ऑप्शन सी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो ये हाइड्रोजन है, आप अलग ही लगा देंगे हाल ही देखते हुए आंसर इसका। तो हाइड्रोजन तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन डी। भारत में जनगणना के संदर्भ में या संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। तो ध्यान रखना, भारत में पहला एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप छाप देना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1982 में, 1982, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है, माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। सागा दावा वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है और ये पक्का आगे रिपीट भी होगा। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा किया जाने वाला ये एक त्यौहार है या सेलिब्रेट है? तो आप देखेंगे सागा दावा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये त्यौहार है, सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में बौद्ध धर्म के समुदाय द्वारा सागा दावा
यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। तो सागा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। क्लियर हो गया होगा आपको। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल पर नापते हैं भूकंप की तीव्रता। तो आप क्लियर कर लिए होंगे कि भूकंप की तीव्रता हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू असम की। बहू भाग गई, ऐसे याद रख लेना, असम से बिहू हो जाएगा। तो बिहू आपका क्लियर हो जाएगा। बिहू असम का लोकप्रिय नृत्य है। अगला, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ मतलब वे रास्ते निर्मित होते हैं? तो पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में 2 रास्ते निर्मित होते हैं। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी? तो हमने आपको बताया था कृषि। कृषि में आपका ऑप्शन ए गेहूं उत्तर सही हो जाएगा। अगला, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी। आपको क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी मतलब 6 वर्ष का होता है। और अधिकतम कितने तक बन सकते हैं? 65 आयु की उम्र तक मतलब रह सकते हैं अपने पद पर। नेक्स्ट प्रश्न, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है? तो देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उद्देश्य या उल्लेख डैश के तहत किया गया है? तो मूल कर्तव्य। देश की रक्षा करने के लिए ना, तो मूल कर्तव्य। और किसी में है नहीं है ऐसा कुछ, तो आप समझ गए होंगे अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल में। कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो निजी क्षेत्र। जो औषधि मेडिसिन होते हैं ना, डिपेंसरीज, तो वो निजी क्षेत्र चलाता है, जो आपको पता होना चाहिए। 60% लगभग। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है और ये कब शुरू हुई थी? 1934-35 में इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है हाल ही में? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने शपथ ली है मुख्य न्यायाधीश के रूप में 50वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत अगर कोई शिशु देखभाल संस्था का कोई भी प्रभारी, कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक अगर दंड देता है, उनके शरीर पर चोट पहुंचाता है, तो वो किस दंड का भोगी होगा? किशोर न्याय अधिनियम का भोगी होगा। अगला, न्यायपालिका की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो नगर पालिका की शक्तियां जो हैं वो आप देखेंगे 12वीं अनुसूची। इसमें आप समझेंगे कि 18 विषय रखे गए हैं, ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये आया था 74वां संविधान संशोधन के तहत आया था। ये आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसकी 12वीं अनुसूची में इसको रखा गया था। अगला याद रखेंगे, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण, पश्चिमी विक्षोभ आपने सुना होगा, जो सर्दियों के महीने में उत्तर भारत में बारिश होती है। क्लियर। फिर आगे देखेंगे, ज़्यादा ही मौसम बिगड़ता है तो फसल को नुकसान ही पहुंचा देता है, ओले पड़ते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इस बात का, तो आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी की फसलों की सफलता में मदद करती है? तो बरसन, प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बरसन मतलब हल्की फुल्की बारिश होती है, मदद करती रहती है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो अपघटन का दूसरा चरण निक्षालन है। निक्षालन है, आप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखेंगे, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्रित करने का जिम्मेदार है? तो यहाँ पर गरीबी का जो डेटा है उसको कलेक्ट करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? तो एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का जो कार्य है, भारतीय संगठन देश में गरीबी का डेटा एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने
अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो भारतीय सेना ने कानूनी कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को अपने कब्जे में कर लिया था। जूनागढ़ को जनमत के आधार पर, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। और टोटल रियासतें कितनी थी? 552, जो कि आज आप देखेंगे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या भी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधि को लोकप्रिय बनाया था? तो अशोक मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चन फास्ट लग रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलने का प्रयास करें, क्योंकि फास्ट रीड करेंगे तभी आपकी स्पीड बनेगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। एक परिपथ जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे एमीटर के रूप में जाना जाता है। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में धारा की उत्पत्ति का पता लगा सकता है। आगे बढ़ेंगे। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहाँ पर ड्राई रहता है, जैसे पश्चिमी घाट के पूर्व में आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति आपको मिलने वाली है, जैसे कि बेंगलोर है, मंगलुरु है, इधर के क्षेत्र आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। पुणे है, ये सारे क्षेत्र पर्वत के प्रतिपवन दिशा में, मतलब जहाँ पर हवाएं कम पहुँच पाती हों और वहाँ पर शुष्क क्षेत्र रहता हो, वो वर्षा वंचित क्षेत्र रहता है, वहाँ पर बारिश कम होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था, प्रेसिडेंसी में किया गया था। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री जी होते हैं। आशा करूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और इस प्रकार के हमारे वीडियो को आप जानने के लिए, जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। विश यू ऑल द बेस्ट।